प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के लेखन के अंतर्गत अनौपचारिक पत्रों पे चर्चा करेंगे। पूर्व के भागों में हमने पत्र लेखन के लिए क्या सावधानी होनी चाहिए, औपचारिक पत्र का किस तरह प्रारूप होता है, औपचारिक पत्रों को लिखने के लिए किस तरह सावधानियां बरतते हैं, हमने अध्ययन किया। लेकिन आज के भाग में हम सभी अनौपचारिक पत्र पे विवेचना करेंगे कि अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसे कितने प्रकार से लिखा जाता है, इसके प्रारूप क्या होते हैं और इसे अच्छे ढंग से लिखने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज हम सभी विवेचना करेंगे। आइए तो सबसे पहले हम अनौपचारिक पत्र को परिभाषित करते हैं। यह पत्र उन लोगों के लिए लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। इन्हें इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं, यानी जिनसे व्यक्तिगत होता है आपका संबंध। अनौपचारिक पत्र परिवार के लोगों जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हाल चाल पूछने, निमंत्रण देने, सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों की भाषा के प्रयोग में थोड़ी सी ढील दी जा सकती है। जैसे आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें भाषा बड़ी संयत रहती है, लेकिन इसमें थोड़ी ढील दी जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है। आप 1 2 3 पेज का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने बारे में पूरा ब्यौरा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा औपचारिक पत्रों में नहीं होता है। इसमें आप लिख सकते हैं क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। आइए देखें, ये विविध पत्र जो है कई प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य प्रकारों की यहाँ विवेचना की गई है। जैसे जन्मदिन की बधाई देना है तो बधाई पत्र, शुभकामना पत्र है, निमंत्रण, अगर आपके घर कोई फंक्शन है तो आप निमंत्रण पत्र देते हैं। देखिए अब तो वह अलग प्रारूप इन्विटेशन कार्ड के रूप में भी बन गया है, लेकिन आप पत्रों के माध्यम से भी आप उन्हें सूचना दे सकते हैं। विशेष अवसर पे लिखे गए, यानी कोई विशेष अवसर है उस पर आप लिख सकते हैं। कोई परीक्षा में असफल हो गया तो उसके लिए सांत्वना पत्र होता है। किसी प्रकार की जानकारी आपको देना है, कोई आपको सलाह लेना है कि मैं 10+2 के बाद मैं या क्या करूं, कौन से पाठ्यक्रम में मैं भाग लूं, तो इस तरह के भी आप विषयों को समावेश कर सकते हैं। इन विषयों पे भी और भी विषय हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन विषयों पे ही ज़्यादातर पत्र लिखे जाते हैं जिनका समावेश किया गया है। यहाँ पे कुछ सावधान देने योग्य बातें हैं कि हम अच्छे अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कि कौन सी सावधानियां हैं जिनको रखकर हम अनौपचारिक पत्र को बेहतर बना सकते हैं। आइए हम विवेचना करते हैं। भाषा बिल्कुल सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, कठिन नहीं होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा प्रापक की आय योग्यता का भी ध्यान देना चाहिए, यानी पत्र जो लिख रहा है या जो प्रापक जो जिनको मिलने वाला है उनकी आयु योग्यता का ख्याल करके संबोधन करना चाहिए। पत्र में लिखी बातें कोशिश हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती हैं तो पत्र नीरस हो जाता है, संक्षिप्त होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा व वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक तथा प्राप्त करने वाला का पता साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर परीक्षा भवन से पत्र लिखा जाए तो अपने नाम के स्थान पे क ख ग तथा पते के स्थान पे जो है परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में कोशिश हो ज़्यादा काट छाट न हो। आइए इसके प्रारूप पे हम बात करते हैं कि इसका मॉडल कैसा होता है, प्रारूप कैसा होता है। तो सबसे पहले पता, सबसे बाईं ओर जो है प्रेषक यानी पत्र भेजने वाले का पता, ध्यान दीजिएगा, पत्र लिखने वाले का सबसे बाईं ओर पता लिखा जाता है। अगर आप परीक्षा भवन से हैं तो परीक्षा भवन लिख सकते हैं। फिर दिनांक होना चाहिए, दूसरा तथ्य है दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की तारीख होना चाहिए। फिर विषय, यानी विषयों का नंबर आता है, लेकिन इसमें विषय का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि औपचारिक पत्रों में ही विषय लिखे जाते हैं, लेकिन ये तो आपका अनौपचारिक पत्र है इसलिए इसमें विषयों का प्रयोग नहीं किया जाता। संबोधन बिल्कुल होता है, आयु के इस बड़ों के लिए पूजनीय, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग, जबकि आप औपचारिक पत्रों में देखे होंगे कि वहाँ पे श्रीमान, श्रीयुत ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे पूज्य, पूजनीय, आदरणीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और अपनी आयु के हिसाब से अभिवादन
या उनको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते। अगर छोटे हैं तो उन्हें मधुर प्यार आदि लिखते हैं। मुख्य विषय यानी 3 भागों में इसको बांटा गया है। विषय यानी कैसे पत्र को आगे विस्तार देंगे। पहले अनुच्छेद में हम यहाँ कुशल से हैं, आशा करते हैं कि आप भी कुशल में होंगे। दूसरे अनुच्छेद में आप जिस कारण पत्र लिखा है उसका उल्लेख कीजिए कि आपको जन्मदिन की बधाई देना था, इसलिए आपको पत्र लिखा रहा हूँ। तीसरे, समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार और संबंधियों की कुशलता के लिए, जैसे अंत में मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम करिएगा, छोटों को आशीर्वाद। यानी आप देखे होंगे कि औपचारिक पत्र में 2 अनुच्छेद था, लेकिन इसमें 3 अनुच्छेद है। पहला, आप अपनी कुशलता से आरंभ, अभिवादन और कुशलता से आरंभ करेंगे। दूसरे में आप किस कारण लिख रहे हो, और अंत में पुनः सबके लिए संबोधन, अभिवादन होना चाहिए। मेरी तरफ से, अंत में मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार और आशीर्वाद। अंत में प्रेषक के संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका भतीजा, आपका मित्र, यानी समाप्ति पे भी संबंध जो होते हैं उनका उल्लेख करते हैं। देखिए, प्रशस्ति आरंभ में लिखे जाने वाले कुछ आदरणीय शब्द हैं, जैसे अपने बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रेष्ठ, अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। समाप्ति आपका बेटा, पोता, नाती। अपने से छोटों के लिए प्रिय लिख सकते हैं, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय। अभिवादन के लिए मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद। और समाप्ति के लिए तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक। देखिए, एक प्रारूप है यहाँ पे। देखें, सबसे पहले पता है आपका, पहले ध्यान दीजिएगा। पहला वर्ग है कि प्रेषक का पता होगा, प्रारूप है आपका, मॉडल देख लें। फिर आपका दिनांक या मेंशन करेंगे, जो भी दिनांक होगा आपका दिनांक मेंशन करना है, आपका जो भी डेट है। डेट के बाद है आपका संबोधन, अगर आदरणीय, पूज्य, पिताजी जो भी है। सादर प्रणाम, अभिवादन, आपको अभिवादन करना है। फिर पहला अनुच्छेद, मैं यहाँ सकुशल पूर्वक रह रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे सकुशल पूर्वक होंगे। दूसरा अनुच्छेद, विषय वस्तु का विस्तार, कहेंगे पिताजी आपको इसलिए पत्र लिखा गया कि मेरी फीस आ गई, या बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है जिसलिए मुझे धन की आवश्यकता है, या मेरी बोर्ड परीक्षा आ गई है, मुझे कुछ पाठ्य पुस्तक खरीदनी है जिससे धन की आवश्यकता है, अतः इतने राशि भेजने की कृपा करें ताकि हम वो किताबें खरीद सकें। तीसरा अनुच्छेद, अंत में हमारे तरफ से माता जी, चाचा जी, चाची जी, दादी जी सबको प्रणाम, और जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए प्यार। ऐसे फिर आपका प्रेषक का तीसरा अनुच्छेद समाप्ति पे आपका प्रिय पुत्र, आपका आज्ञाकारी पुत्र लिख सकते हैं, और फिर प्रेषक का जो नाम है वह लिख के और उसको समाप्त कर देते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सलाह देने के लिए एक पत्र है, इसका है, यदि आप परीक्षा भवन में बैठकर, परीक्षा भवन ही आता है ज़्यादातर परीक्षाओं में, तो आप अपने पति की जगह पे परीक्षा भवन लिखेंगे। उदाहरण है, अपनी बहन को पत्र लिखकर योगासन करने के लिए प्रेरित करें। अब देखिए, अब सबसे पहले अपना एड्रेस होता है, तो परीक्षा भवन, फिर आपका नाम, अवश्य, फिर दिनांक है 27 अप्रैल 2019। प्रिय बहन, सदा खुश रहो। अब छोटी है बहन, इसलिए प्रिय, अगर बड़ी बहन होती तो आदरणीय बहन लिखते। अब पहला अनुच्छेद यानी अपनी कुशलता से शुरू करना है, तो पहला अनुच्छेद, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आशा करता हूँ कि वहाँ पर भी सभी लोग कुशल होंगे। अभी अभी मुझे पता आपका पत्र प्राप्त हुआ, उससे सभी घर का समाचार ज्ञात हुआ, साथ ही ये भी पता चला है कि तुम्हारा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। अब दूसरा अनुच्छेद, किस कारण पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे अलर्ट करने के लिए। कहते तुम्हें तो पता ही है कि पहला सुख है स्वस्थ शरीर को कहा जाता है, इसके लिए आवश्यक है कि तुम हमेशा योगासन करो। योग से ही व्यक्ति निरोग बनता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त होने के कारण कोई स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता। योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी, तुम नियमित रूप से योगा किया करो, जिससे तुम्हारा शरीर चुस्त और फुर्तीला हो जाए और शरीर की प्रतिरोधक इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए, बढ़ जाए। और अंत में आशा करती हूँ कि तुम मेरी सलाह को मानोगी और अपने जीवन में योग के महत्व को तुम
जो है अपनाओगी, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। और अंतिम अनुच्छेद, माता पिता को प्रणाम, भाइयों को प्यार। चूँकि अंतिम अनुच्छेद में हम ऐसा लिखते हैं ताकि वह अंत में सबके लिए संबोधन, सबके लिए जुड़ाव हो सके, सबके लिए जो है एक संयुक्त भाव आ सके। इसलिए तीसरा अनुच्छेद अंत में सबका स्नेहशील बना रहे, इसलिए सबको जोड़ने के लिए अंतिम अनुच्छेद होता है। यानी अंत में चूँकि हम विदा जब लेते हैं तो अभिवादन करते हैं, जाते समय अभिवादन करते हैं। चूँकि पत्र में भी समाप्ति हो रही है, एक तरह से भी आप उस विचार भाव से भी विदा लेते हैं, इसलिए अपने बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद कहते हैं। तुम्हारी बहन आशा। ये तो पहला इसका प्रारूप था। आइए दूसरा उदाहरण देखें। संवेदना पत्र है। अपने मित्र को पिता सीमा पर शहीद हो जाने का एक समाचार प्राप्त होने पे अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक संवेदना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले अपना एड्रेस, दिनांक, फिर अपना मित्र है तो प्रिय, अगर बड़ा रहता तब जाके उसके लिए हम आदरणीय शब्द कहते हैं। कल ही तुम्हारे पिता की सीमा पर शहीद हो जाने का जो है समाचार प्राप्त हुआ, जिससे सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर आया था तब उनसे मिला था। तुम्हारे पिता एक बहादुर सिपाही थे जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिया। इस समाचार को सुनकर जहाँ एक ओर अपार दुख हो रहा है, दूसरी ओर गर्व भी महसूस हो रहा है। ईश्वर के आगे किसी की भी नहीं चलती। हमारे जीवन की डोर उन्हीं के हाथों में है। मुझे आभास है कि पिता के आकस्मिक निधन से पूरे परिवार पे विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है तथा जिम्मेदारी अब तुम पर आ गई है। तुम्हारी अपनी माँ तथा भाई को धीरज बंधाना, साथ ही साथ स्वयं को धैर्य के साथ भी कार्य करना। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को दुख की इस घड़ी में ताकत प्रदान करे। अतः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिग्वत आत्मा को शांति प्रदान करें। तुम्हारा मित्र सुरेश। तो इस प्रकार ये सांत्वना समझ जाइए, संवेदना यानी किसी को दुख पे हम सहानुभूति प्रकट करते हैं तो भाव इस तरह होते हैं। और चूँकि इसमें फिर परिणाम का नहीं होता है, चूँकि वो आत्मा चली गई है, इसलिए उसकी शांति की यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। जो तीसरा अनुच्छेद है उसमें सांत्वना में थोड़ा सा बदला हुआ नजर आता है। देखिए, विशेष अवसरों के लिए, जैसे चाचा को जन्मदिन के उपहार का धन्यवाद। अगर आपके चाचा को पत्र लिखना, आपके चाचा ने कोई जन्मदिन पे कोई उपहार दिया आपको, तो उसके लिए धन्यवाद के लिए पत्र आप लिख रहे हैं। चंद्रशेखर हॉस्टल, समरील, शिमला, हिमाचल प्रदेश। दिनांक फिर आपने लिखा। चरण स्पर्श चाचा जी। अब देखिए, प्रणाम या चरण स्पर्श, यहाँ पे आदरणीय चाचा जी से भी संबोधन कर सकते हैं। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, या शुरुआत में भी कर सकते हैं चरण स्पर्श चाचा जी। मैं यहाँ पे कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आदरणीय चाचा जी, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था और मुझे वह पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने न आने का कारण बताया। मैं उस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। मैं आपके आने की उम्मीद लगाकर बैठा था और आपने न आकर सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपने उस पत्र के साथ मेरे जन्मदिन का उपहार भी भेजा था। हालांकि कोई भी उपहार आपकी मौजूदगी से ज़्यादा नहीं है, शायद मुझे खुशी देता है, लेकिन यह उपहार पाकर मैं ज़्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। चाचा जी ये जानते हैं कि मैं समय का कितना अधिक पाबंद हूँ और इसलिए आपने ये घड़ी मुझे भेंट स्वरूप देकर मेरे इरादों को और भी मजबूत कर दिया है। आपकी ये घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्व को सदैव बताती रहेगी। मैं घड़ी पाकर ज़्यादा खुश हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अगले जन्मदिन पर भी आप मौजूद रहें। चाचा जी को चरण स्पर्श कही, चाची जी को चरण स्पर्श कहिएगा। नेहा और अभय, तीसरा अनुच्छेद जो लास्ट में अभिवादन करते हैं, स्नेह दीजिएगा। छुट्टियां होते ही मैं आप सबसे अवश्य मिलूंगा। आपका आज्ञाकारी भतीजा अनिरुद्ध। देखिए, विशेष अवसर यानी जन्मदिन पे आपको उपहार मिला था और उसके लिए आपको पत्र लिखना था। बधाई पत्र। कैसे मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान आने का बधाई पत्र लिखना है। सबसे पहले चूंकि परीक्षा भवन से लिखते हैं, फिर आप अपना डेट यानी तारीख, फिर संबोधन में चूंकि ये छोटा है, प्रिय मित्र दीपक,
सदा खुश रहो। मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। काफ़ी समय हो गया था, न तो तुमसे बात हो पाई, न तो तुम्हारे घर पे किसी से बात हो पाई। तुम्हारे पिता को फ़ोन किया था तो उनसे ज्ञात हुआ कि तुम बोर्ड परीक्षा में मुरादाबाद जिले में प्रथम आए हो। इस समाचार को सुनकर मन खुशी से भर गया। मुझे तो पहले ही विश्वास था तुम प्रथम श्रेणी में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगे, लेकिन यह जानकर कि तुमने परीक्षा में प्रथम श्रेणी के साथ साथ जिले में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है, मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। इस परीक्षा के लिए तुम्हारे परिश्रम और नियमित ही जो नियमितता तुमने दिखाई थी, रेगुलरिटी, वास्तव में तुम्हें ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। मुझे पूरी आशा थी कि तुम्हारा परिश्रम रंग लाएगा। मेरा अनुमान सच साबित हुआ। तुम प्रथम स्थान पर प्राप्त करके सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प और कठिन परिश्रम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। मैं सदैव एक कामना करूंगा कि तुम्हें जीवन में हर परीक्षा में प्रथम आने का सौभाग्य प्राप्त हो। तुम्हें इसी प्रकार परिवार और विद्यालय का नाम बढ़ाते रहो। इस प्रकार मेहनत करते रहो, सभी को प्रसन्नता प्रदान करते रहो। तुम्हारा मित्र आकाश। देखिए, एक निमंत्रण पत्र का भी प्रारूप हम देख लेते हैं। जैसे आपकी बहन की शादी है और आप निमंत्रण पत्र भेज रहे हैं, तो सबसे पहले एड्रेस आपका, फिर डेट आपका, फिर प्रिय मित्र राहुल, मधुर स्मृतियाँ, चूँकि इसे प्यार भी कर सकते हैं, प्रिय मित्र, सादर प्रेम या प्यार कर सकते हैं, मधुर स्मृतियाँ, मित्र हैं तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। मुझे जानकर बड़ी खुशी है कि मेरी बहन रुचि का विवाह अगस्त 14 को तय हुआ है। आप इस समारोह में सादर आमंत्रित हैं। बारात दिल्ली में 14 अगस्त को 8 बजे आएगी। दुल्हन का पति एक डॉक्टर है और स्वभाव में बहुत अच्छा है। मैं अपने सारे दोस्तों को अपनी बहन के विवाह समारोह में बुला रहा हूँ। हमने ये तय किया है कि विवाह समारोह को ऑर्चिड गार्डन में मनाएं और आशा करता हूँ कि तुम इस विवाह समारोह में अपने परिवार के साथ जरूर आओगे। अंकल और आंटी को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, दीपक को मेरा प्यार देना। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र विनोद। तो इस प्रकार आप सभी ने अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप, 3 अनुच्छेद, प्रथम पे कैसे लिखते हैं, द्वितीय में कैसे और तृतीय, तीनों अनुच्छेदों से विषय विस्तार मिलता है, संबोधन कैसे करते हैं, समाप्ति कैसे करते हैं, आप सभी ने बड़े बेहतर ढंग से इसको समझने का प्रयास किया। और आशा भी मैं करता हूं कि आप इसके बाद से जो भी कहीं भी अनौपचारिक पत्र आपसे पूछा जाएगा, आप बेहतर ढंग से लिख पाएंगे। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।